Good morning, class. Our today's topic is Swaraj in Plan Nation. Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the nation of Swaraj. महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज के अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी अपनी अलग अलग विचार थे. For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. आज़ादी का मतलब उनके विचारों में ये था, जो बागानी मजदूर थे, कि जो जहाँ वो काम कर रहे थे उनको वहाँ क्या कर दिया गया था, एक प्रकार से कैद कर लिया गया था, एनक्लोज्ड कर दिया गया था, बंदी बना दिया गया था. और उनका मतलब ये था कि उनको वहाँ से छुटकारा मिले और वो अपने गांव में संपर्क रख पाए, वहाँ आ जा पाए. ऐसे अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1855, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन. जो एक्ट था 1859 में, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, उसके तहत बागानों में जो मजदूर कार्य करते थे वो बिना परमिशन के कहीं भी आ जा नहीं सकते थे, और उस बागान को, उस गार्डन को जहाँ वो काम करते थे वो छोड़ नहीं सकते थे. एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन. और क्या थी, इनफैक्ट उनको जो परमिशन थी वो मिलती नहीं थी, क्योंकि बाहर जाने की तो उनको छूट ही नहीं थी. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. और क्या था कि उन्हें असहयोग आंदोलन के बारे में जब पता चला तो बहुत सारे हजारों मजदूर, 1000 वर्कर्स लिख रखे हैं इन्होंने, तो हजारों मजदूर अधिकारियों की अवहेलना करने लगे कि हम घर जाएंगे, ऐसा वो सोचने लगे. और उन्होंने क्या किया, व्हेन दे हियर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने सुना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो 1000 वर्कर्स ने अथॉरिटीज़ की आज्ञा की अवहेलना की और जो प्लांटेशन थे उनको छोड़ दिया और घर की तरफ चल पड़े. दे बिलीव दैट, वो विश्वास करते थे कि गांधी राज वॉज कमिंग, गांधी राज आ रहा है, एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज. प्रत्येक व्यक्ति को उसको अपने गाँव में ज़मीन दी जाएगी. दे हाउएवर नेवर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन. तो वो कह रहे हैं कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए. क्यों? स्टैंडर्ड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप. जो स्टीमरों की और रेलवे की जो हड़ताल चल रही थी, स्ट्राइक जो चल रही थी रास्ते में, वहाँ वो फंस गए और पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया गया, बुरी तरह से पिटाई की गई उनकी. नेक्स्ट, द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड द कांग्रेस प्रोग्राम. जो ये स्थानीय आंदोलन थे, इनकी दृष्टियों में और अपेक्षाओं में जो कांग्रेस के कार्यक्रम थे वो परिभाषित नहीं, उनको परिभाषित नहीं किया गया कि क्या प्रोग्राम है, कैसे हैं, कहाँ हैं. दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओवन वेज, मीनिंग imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over. वो तो क्या सोचते थे कि स्वराज शब्द का सभी अपने अपने अकॉर्डिंग अलग ही मीनिंग निकाल रहे थे. कोई किसी तरह देख रहा था स्वराज को, कोई किसी तरह. ये एक ऐसे वार का घोषणा थी कि उसके बाद लोग सोच रहे थे कि सारे जो मुसीबतें हैं, सारी जो ट्रबल्स हैं, वो सारी जिन भी दुखों से वो जूझ रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे. Yet when the tribals chanted Gandhiji name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating on an to an all Indian agitation. तो क्या किया कि जब सभी ने, जो वो थे ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे, उन्होंने मिलकर जब गांधी जी का नारा लगाया स्वतंत्र भारत का, तो सारे जो अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावात्मक स्तर से वो जुड़ गए. और जब वो महात्मा गांधी का नाम लेकर के कार्य करने लगे तो कांग्रेस के आंदोलन से सभी क्या जोड़कर देखते रहे, सभी उसके साथ चलते रहे.
when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that the Congress, they were identified with the movement which went beyond the limits of their immediate लोकेलिटी। तो जैसे वो कांग्रेस के साथ आंदोलन में जुड़ते रहे, तो एक ऐसे आंदोलन का वो अंग बन गए जो उनके अक्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, एक बहुत बड़े पैमाने पर यह आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट टॉपिक इज टूवर्ड्स सिविल डिसोबिडेंस, सविनय अवज्ञा की ओर। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। He felt the movement was turning violent in many places and सत्याग्रही needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle। उनको ये लग रहा था कि कई जगह जो सत्याग्रह है, जो आंदोलन है, वो क्या हो गया है, हिंसात्मक हो गया है, और जो सत्याग्रही हैं उनको सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं है, उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है एक मास स्ट्रगल के लिए, एक बड़े संघर्ष के लिए। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provisional council that had been set up by the government of India Act of 1919। और कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स थे, इस प्रकार के जो जन संघर्ष थे, उनसे हतोत्साहित थक चुके थे वो, ऐसा लग रहा था। और 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो प्रांतीय परिषदों के जो चुनाव थे उनमें वो भाग लेना चाहते थे, उनसे वो दूर नहीं रहना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उनको ब्रिटिशर्स को अपोज करना है, उनकी जो नीतियां हैं उनका विरोध करना है, तो उनको इस परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये परिषदें क्या थी, लोकतांत्रिक संस्था नहीं थी। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics। मोतीलाल नेहरू ने और C.R. दास ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। बट यंगर लीडर, परंतु जो यंगर लीडर थे, कौन कौन थे यंगर लीडर्स, लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, प्रेस्ड for radical mass agitation and for full independence। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो यंग लीडर थे, उन्होंने उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लोग उन पर दबाव बनाए हुए थे। किस पर, जो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू थे, जो चाहते थे जिसने राजनीति में दोबारा से वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी का गठन किया था। In such a situation of internal debates and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920। इन्होंने कहा है कि लेट 1920 में जो आंतरिक बहस थी और असहमति का जो माहौल था, उसमें दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने अंतिम सालों में क्या किया, भारतीय राजनीति की रूपरेखा को एक बार फिर से बदल दिया। जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उसकी शेप को दोबारा से चेंज कर दिया। द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। पहला तो क्या था, ये कारक देखने को मिला कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हो गई। एग्रीकल्चर प्राइसेस began to fall from 1926 and collapse after 1930। 1926 से कृषि की जो प्रोडक्शन थी उसकी कीमतों में क्या आ गई, गिरावट आ गई, और 1930 के पश्चात वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन। वो कह रहे हैं जैसे ही कृषि की जो उत्पाद थे उनकी मांग गिरी और निर्यात क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट तो घटेगा ही। पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। जो पीजेंट्स थे उनकी अच्छे से फसल नहीं बिक रही थी, अगर फसल नहीं बिकेगी तो वो रेवेन्यू कहाँ से देंगे। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल।
1930 में जो ग्रामीण इलाके थे उनमें बहुत ही उथल पुथल मच गई। अगेन दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरे government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon set up in response to national movement। इस प्रकार की जो एक बैकग्राउंड तैयार किया गया एक पृष्ठभूमि में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने एक वैधानिक आयोग का गठन किया। और ये क्या था, एक राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किया गया कि भाई जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसको जवाब देने के लिए तैयार किया गया। द कमीशन वॉज टू टुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। इस आयोग का क्या काम था कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली है उसको ये जांचेगा और उसके बारे में ये सुझाव देगा। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। लेकिन इस कमीशन में जो यह आयोग बनाया गया था इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे। दे वर ऑल ब्रिटिशर्स, सभी क्या थे, अंग्रेज थे इसके जो सदस्य थे, मेंबर थे। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। 1928 में भारत पहुंचा था तो उसका साइमन कमीशन का स्वागत किया गया एक नारे के साथ कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ऑल पार्टीज इंक्लूडेड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस पार्टी थी उनके साथ सभी पार्टियों ने इस प्रकार का जो प्रदर्शन किया गया गो बैक साइमन कमीशन उसमें हिस्सा लिया। इन एन एफर्ट to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominant status for India in an unspecified future and a roundtable conference to discuss a future constitution। जो ये विरोध हो रहा था उसको शांत करने के लिए अक्टूबर 1929 में वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोल जो मेज कॉन्फ्रेंस था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था उसका ऐलान कर दिया। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। लेकिन इससे क्या हुआ, जो कांग्रेस लीडर्स थे वो संतुष्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे, इन्होंने पहले बताया है कि लॉर्ड इरविन अनाउंस तो कर दिया उन्होंने अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, लेकिन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर का मतलब है कि उन्होंने कोई धारणा नहीं बताई कि कब, कोई समय सीमा नहीं बताई इसके लिए कि कब होगा ये कब नहीं, ये इसलिए वो संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस नेता। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उनके नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर अपोजिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंसेस। जो मध्यम वर्गीय थे और जो उदारवादी थे उन नेताओं ने क्या किया, जो ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर एक संवैधानिक व्यवस्था थी उसके पक्ष में थे वो, परंतु क्या था कि जो उनका ये एक प्रकार की मेंबरशिप बन गई थी, जो ये खेमा बन गया था, उसका प्रभाव क्या होता जा रहा था, घटता जा रहा था। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और औपचारिक रूप से इसको मान लिया गया। It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a pledge to struggle for complete independence। और ये तय कर लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा और उस दिन सभी लोग क्या लेंगे,
एक प्लेज लेंगे पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करने की। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्ट वेरी लिटल अटेंशन, परंतु इस सेलिब्रेशन की तरफ लोगों ने बहुत ही कम ध्यान दिया। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड ए वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। अब आज़ादी के इस अमृत विचार को रोजमर्रा की जिंदगी में ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने और एक अन्य रास्ता ढूंढा कि कैसे लोगों को प्रत्येक दिन की जो जिंदगी है उसमें साथ में जोड़ सकते हैं, किसको, पूर्ण स्वराज की इस मांग को। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। आप अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप अपने रिवाइज कर लीजिएगा, जितने भी लेसन हो गए हैं। जुलाई में आपका यूटी होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।